Today we are going to study the topic conservation of resources in our lecture 3. Now, first of all, we understand this term conservation. Conservation of resources. हम conservation of resources कैसे करेंगे? Conservation means the save the resources for future use. यानी कंजर्वेशन हाँ का मतलब होता है टू सेव, बचा सेव करना. और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कैसे करेंगे? दैट इज सेव द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के लिए, और फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. यानी प्रेजेंट में भी हमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और फ्यूचर में भी हमें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और हम अपने एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं. इसलिए हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है. अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि हम कैसे सेव कर सकते हैं रिसोर्सेज को. ऐसा तो नहीं है कि अगर आप आज हम एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं कि आज हमें हमारे पास सामने जो है एक बड़ा संकट आ गया है कि कुछ समय बाद हमारे वाटर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. देयर इज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द वाटर इन फ्यूचर. सो व्हाट विल वी डू? हमें क्या करना चाहिए? हमें वाटर सेव करना चाहिए. हम वाटर सेव अर्थ, सेव वाटर की बातें करते हैं, लेकिन सेव कैसे करें? सेव करने का मतलब ये नहीं है कि आज से हम पानी इस्तेमाल ही करना बंद कर दें, हम अपने खेतों को पानी ना दें. ऐसा नहीं कर सकते हैं. बल्कि हम सेव कैसे कर सकते हैं? बाय स्टॉपिंग द वेस्टेज. इट डजंट मीन दैट स्टॉपिंग यूजिंग द रिसोर्सेज टुडे. हमें यूज करना नहीं रोकना है आज के समय में. आज के समय में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बल्कि हम कहाँ से बचा सकते हैं? बाय स्टॉपिंग द वेस्टेज. वेस्टेज को, बर्बादी को रोक करके. जो हम ओवर यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, या इरेशनल यूज कर रहे हैं, या इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उन सभी बर्बादियों को रोक करके हम कंजर्वेशन कर सकते हैं. अब ये कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? किस लिए कंजर्वेशन करना है? दैट इज मीन्स किस तरीके से कंजर्वेशन करना है. ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंजर्वेशन करना है, यानी ताकि फ्यूचर में हमें कंजर्वेशन यानी रिसोर्सेज अवेलेबल हो और हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यूअस हो. नाउ फॉर कंजर्वेशन व्हाट टू डू? अब क्या करें कंजर्वेशन के लिए? कैसे वेस्टेज को हम रोकें? इन प्लेस ऑफ डूइंग द मास प्रोडक्शन, in place of doing the mass production, do the production for mass. इस स्टेटमेंट में मास वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है. यहां पर मास का मतलब है लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल का मतलब बड़े स्तर पर, बहुत ज्यादा. यानी इन प्लेस ऑफ मास प्रोडक्शन, यानी बड़े स्तर पर रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करने की बजाय हमें प्रोडक्शन किसके लिए करना चाहिए? मास के लिए, लोगों के लिए, पीपल. मास मीन्स पीपल. हियर इट मीन्स डिमांड. यानी जितनी डिमांड है उतना ही प्रोडक्शन कर, तभी तो हम वेस्टेज को रोक पाएंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वाटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, और इरिगेशन के लिए नदर्न इंडिया में पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन स्टेट्स में इरिगेशन की मेथड्स है. जैसे ट्यूबवेल से हम पानी देते हैं, तो ट्यूबवेल्स को खोल देते हैं, खेतों में पानी भरता चला जाता है और ओपनली हम वाटर को यानी इस्तेमाल करते हैं. जबकि हमें इसका इस्तेमाल जो है साइंटिफिक मेथड से करना चाहिए. जितनी पानी की जरूरत है, जिस टाइम इरिगेशन यानी सिंचाई की जरूरत है, उसी तरीके से हम यानी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं. साइंटिफिक मेथड्स लाइक द स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो लागू करके.
इससे हम क्या करेंगे कि यानी हम रिसोर्सेस का इस्तेमाल लार्ज स्केल पर नहीं कर रहे हैं। जो ट्यूबवेल से पानी वेस्टफुली रन ऑफ होता है, बहता चला जाता है, उसकी बजाय अगर हम ड्रिप इरिगेशन करें या स्प्रिंकल इरिगेशन करें तो हमें जितनी जरूरत है उतना ही रिसोर्सेस यानी का इस्तेमाल होगा। अब ये वर्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नया वर्ड नहीं है, यानी नई टर्म नहीं है या नई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये सबसे पहले ग्लोबल लेवल पर 1968 में क्लब ऑफ रोम में यूज किया गया सिस्टमैटिक वे में, यानी एक अच्छे सही तरीके से जो इस्तेमाल हुआ। यानी कंजर्वेशन तो बहुत एंशिएंट टाइम से होता आया है, पर जो सही तरीके से जो इस्तेमाल हुआ था वो 1968 में हुआ। फिर दोबारा से 1974 में ग्लोबल लेवल पर जो एक बुक लिखी गई है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें गांधीयन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। अब गांधी जी के अनुसार जो है गांधी पॉलिसी क्या कहती है रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, देयर इज एनफ टू सेटिस्फाई द नीड बट नॉट द ग्रीड, यानी देयर इज एनफ काफी है, यानी रिसोर्सेज अर्थ पर काफी है, ह्यूज एनॉर्मस रिसोर्सेज है। हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज पढ़ी थी कि इंडिया को अगर हम एग्जाम्पल लें तो इंडिया में ही बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और देयर इज एनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड, हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए अर्थ पर तो कितने रिसोर्सेज हैं, बट नॉट अवर ग्रीड, लेकिन हमारे लालच को भरने के लिए इतने रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है। तो गांधी जी की जो फिलॉसफी है जो ये कह रही है कि एनफ काफी है हमारी जरूरत पूरा करने के लिए और हमारा लालच भरने के लिए नहीं है, वो इसी और इशारा कर रही है कि हमें लार्ज स्केल पर एक्सप्लॉयटेशन ना करके या वेस्टेज ना करके हमें केवल जितनी हमारी डिमांड है उतना ही रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करेंगे, तभी हम वेस्टेज को रोक पाएंगे और इसी तरीके से हम रिसोर्सेज को सेव कर पाएंगे फॉर फ्यूचर यूज, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सफिशिएंट होगा। यस, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज। अभी तक हमने इस चैप्टर में रिसोर्सेज टॉपिक को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद उसकी डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और यानी अपने रिसोर्सेज को कैसे ट्रांसफॉर्म किया अपने डिजायरेबल थिंग्स में टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इसके अलावा सेकंड टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया ऑन डिफरेंट बेसिस लाइक ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फिर इसके बाद थर्ड टॉपिक हमने किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमने किया रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया क्यों जरूरी है और कौन से 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं टू डू द रिसोर्स प्लानिंग। लास्ट टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज की स्टडी करेंगे। इंडिया में जो डिफरेंट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज मिलते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, उनका डेवलपमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज, दोज स्पेसिफिक रिसोर्सेज, एंड उनका रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो इम्पोर्टेंट है जैसे लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ये सभी रिसोर्सेज को हम स्टडी करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स एक बेसिक रिसोर्स है। इसे बेसिक रिसोर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी जितनी भी इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट है या हमारे कल्चरल का मतलब हमारी सोसाइटी की और हमारी इकोनॉमिकल जो
डेवलपमेंट है वो सभी जो है किस पर निर्भर करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, हमें एक स्टेट, हमारे रिलेटिव्स अगर किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं तो हम रेलवेज और रोडवेज की सहारा लेते हैं, और जो कि ट्रांसपोर्टेशन पर डेवलप है। ट्रांसपोर्टेशन यानी रेलवेज और रोडवेज हमारे डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, लैंड रिसोर्स पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह हमारी बस्तियां, हमारे हाउसेस, वो सभी लैंड रिसोर्सेज पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, या हम अपने मकान बनाते हैं या अपने खेत बना रहे हैं, यानी जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल अपनी अर्निंग के लिए कर रहे हैं या अपनी सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जो सबसे पहले बेसिक जरूरत किस रिसोर्स की पड़ती है, लैंड रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। ना लैंड रिसोर्सेज का हम यानी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, जब भी लैंड रिसोर्सेज को यूज करने से पहले हमें उन्हें डेवलप करना पड़ेगा। और मैं पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को कि डेवलपमेंट की जगह पर अब हमें किसकी जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमें लैंड रिसोर्स की प्लानिंग की जरूरत है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एस्टिमेशन करेंगे कि इंडिया में कितने लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वी एस्टिमेट फर्स्ट दैट हाउ मच लैंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंडिया। अगर रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो मेजरमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स यानी करना जरूरी है। तो इंडिया में इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि दैट इज इन आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेंटरी बाय मैपिंग एंड सर्विंग। तो ये मेथड से इन क्वांटिटी हमारे पास लैंड रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो लैंड क्वांटिटी है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्योंकि लैंड रिसोर्स कांस्टेंट है, हम इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, यानी बढ़ा नहीं सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम इसको कम नहीं कर सकते हैं, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए क्वांटिटी वाइज हमारे इंडिया में जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है क्षेत्रफल हमारे देश के पास उपलब्ध है। अब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी में यानी कि उसकी गुणवत्ता के आधार पर हमारे पास कैसा लैंड रिसोर्स है, कैसी जमीन है, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ रिलीफ है। रिलीफ का मतलब लैंड फॉर्म, हमारे जो जमीन के फॉर्म है, शेप है, वो डिफरेंट तरीके का है, वैरायटी है, उसमें एक जैसा लैंड फॉर्म नहीं है, एक जैसी शेप नहीं है। हमारी जो है इंडिया में प्लेन्स भी अवेलेबल है, यानी समतल मैदान, लेवल लैंड, माउंटेन्स भी अवेलेबल है, यानी हमारे रिलीफ में माउंटेन्स भी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, और हमारे इस एरिया में प्लेट्यूज भी है, यानी टेबल लैंड भी है। अब क्वांटिटी वाइज अगर हम इसको देखें तो प्लेन्स हमारे देश में 43% है आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, और इस ज्योग्राफिकल एरिया के 30% हमारे माउंटेन्स हैं और 27% हमारे प्लेट्यूज हैं। तो हम इस जो हमारे पास वैरायटी ऑफ लैंड अवेलेबल है इंडिया में, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेन्स को हम एग्रीकल्चर, यानी हमारे जो इंडिया में प्लेन्स 43% अवेलेबल हैं वो बिल्कुल लेवल लैंड है, दे आर प्रोवाइडिंग इजी मूवमेंट, हम उन पर आराम से चल सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है प्लेन्स की कि वो दे आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ इजी मूवमेंट। इसके ऊपर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। इस पर हम यानी कि
रोड्स बना सकते हैं, रेलवेज बना सकते हैं, अपना घर आसानी से बना सकते हैं, बस्तियां बना सकते हैं, तो प्लेन्स का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हमारे इंडिया में प्लेट्यूज जो कि 27% है। प्लेट्यूज स्टेबल लैंड होते हैं, रोलिंग प्लेन होते हैं, जो आसपास के लैंड से थोड़ा ऊपर उठे होते हैं, लेकिन यानी ऊपर से टॉप में से बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है। इंडिया के जो टॉप टेबल लैंड है तो बिल्कुल टेबल की तरह लेवल नहीं है, पर रोलिंग है, अनड्यूलेटिंग है, कहीं पर हिल्स है, कहीं पर प्लेन्स है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, इनकी क्वालिटी वाइज हम देखें तो ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हैं। हमारे जो प्लेट्यूज हैं इंडिया के 27%, दे आर सोर्स ऑफ मिनरल्स। माउंटेन्स हमारे इंडिया में हिमालयास हैं, अरावलीज हैं, सदर्न एरिया में सहाद्री माउंटेन्स हैं, नीलगिरी माउंटेन्स हैं। ये जो माउंटेन्स हैं यानी हाईलैंड्स हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, ये अनड्यूलेटिंग सरफेस है, उबड़ खाबड़ एरिया है, बट ऐसा नहीं है। इन पर हालांकि इजी मूवमेंट नहीं हो सकता, आसानी से मूवमेंट नहीं हो सकता, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आसानी से नहीं हो सकता है, लेकिन माउंटेन्स हमारे दे आर सोर्स ऑफ वाटर। और यहाँ से पानी का जो नदियाँ निकलती हैं, दे आर सोर्स ऑफ रिवर्स, एंड दे आर ऑल्सो रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज में रिच हैं, एंड दे आर प्रेजेंटिंग अस द नेचुरल सीनिक ब्यूटी, बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे लैंडस्केप हैं जो कि हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं। तो ये इस यानी इस्तेमाल है, यानी हमारे जो है प्लेन्स और प्लेट्यूज और माउंटेन्स की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है इंडिया का। अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं कि लैंड रिसोर्स अकॉर्डिंग टू रिसोर्स प्लानिंग, कि हम अपने इंडिया में इन लैंड यानी इन रिसोर्स रिलीफ को, डिफरेंट रिलीफ को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, और यू कैन से लैंड यूज, हम जो लैंड का यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, इनको हम किन किन चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसका डिवीजन कर देते हैं। तो हम इंडिया में जो लैंड यूज कर रहे हैं वो एक तो फॉरेस्ट के लिए, हमारा जो लैंड है वो दैट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, जंगलों से घिरा है इंडिया का जोग्राफिकल एरिया, जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा जमीन का जो उपयोग है, दूसरा जो यूटिलाइजेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चर यानी कि जो कल्टीवेबल नहीं है, जो कल्टीवेशन के लिए हमें उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, यानी। और तीसरा हम एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, यानी हम इंडिया में अपनी जमीन पर खेती भी कर रहे हैं, दैट इज कल्टीवेबल लैंड है, जो हमारे पास कल्टीवेबल है उस पर हम खेती कर रहे हैं। इन तीन एक्टिविटी यानी कि लैंड यूज, फॉरेस्ट, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इसके अलावा हम चौथा मिसलेनियस यूज, और भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं अभी बताऊंगी आपको। पांचवा फेलो लैंड, यानी कुछ जमीन हमने फेलो छोड़ दी है, भविष्य के लिए छोड़ दी है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। पहले हम आते हैं कि हम जो लैंड यूज जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले फॉरेस्ट। इंडिया के जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से कितना एरिया जो है यानी फॉरेस्ट कवर है, 24.01%। क्या ये सफिशिएंट है? फॉरेस्ट जो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसके केवल 100 में से, यानी अगर समझ लीजिए कि 100 लैंड है, 100 जमीन है, तो उसमें से केवल 24.01% पर ही फॉरेस्ट है, जो कि इनसफिशिएंट है। जैसे कि हमें पास होने के लिए 100 में से 33 नंबर की जरूरत होती है, 33 मार्क्स की जरूरत होती है। इसी तरह इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, पर्यावरण में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमें कितने फॉरेस्ट की जरूरत है? 33% की जरूरत है।
33% एरिया हमारा फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। अब आते हैं, जबकि हमारे फॉरेस्ट कवर कितना है, कितने पर हम यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट को, एरिया, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया इज 24.01%। नाउ और हमारा जो लैंड यूज जो दूसरी तरीके से हो रहा है जिस पर्पस के लिए, वो है हमारी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यानी कि एक तो जिसमें हम खेती नहीं कर रहे हैं वो है बैरन लैंड, वेस्ट लैंड। बैरन लैंड जिसे हम बंजर भूमि कहते हैं, वेस्ट लैंड जो बेकार पड़ी हुई है। बैरन लैंड, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। बैरन लैंड वो लैंड है जिसे हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसके लिए दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि रिवर्स कई बार बहुत इरोजन कर देती हैं। जैसे चंबल नदी ने यानी इतना सॉइल इरोशन करा है, इतना मिट्टी को बहा करके ले गई है कि बहुत बड़े बड़े खड्डे जमीन में बना दिए हैं, इतने गहरे बीहड़ खड्ड बना दिए हैं कि हम उस जमीन को अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमारी माइनिंग एक्टिविटीज है, जहाँ हम माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, जमीन के अंदर होल करते हैं, टनल्स बनाते हैं और फिर उनको ऐसे ही बिना भरे छोड़ देते हैं, तो ऐसी जमीन भी किसी काम में आ नहीं सकती। उसके ऊपर ना हम मकान बना सकते हैं ऐसी जमीन पर जो बड़े बड़े खड्डे हैं या जो होल हैं या क्रैक पड़े हुए हैं जमीन के ऊपर, ऊबड़ खाबड़ है, ऐसी जमीन पर ना हम मकान बना सकते हैं ना हम खेती कर सकते हैं। तो ऐसी लैंड को हम बैरन लैंड कहते हैं। लैंड है जो बेकार पड़ी है लेकिन हम उसे रिप्लेनिश कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे नदियों के किनारों की जमीन है या नालों में के पास पास पड़ी हुई जमीन। कई बार जो विलेजेस हैं हमारे, वहां पर जमीन खुला मैदान पड़ा होता है और उसको हम यानी कि बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कह सकते हैं। उस पर जो है गांव के जानवर चढ़ते हैं या तालाबों के किनारों की जमीन है। इस तरह से जो जमीन को हम दोबारा से जिस लैंड